हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं एंड द पैटर्न विल बी सेम, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, और हम डिस्कशन भी करेंगे एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखते हुए। एक्सप्लेनेशन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो भी समझेंगे। और एक चीज और, यहाँ पे हम यूपी स्पेसिफिक न्यूज ही मेनली डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में है। 2021 का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, तो आपका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया है रिसेंटली। अब देखिए, कोई इंडेक्स रिलीज हुआ है तो उसमें डेफिनेटली उत्तर प्रदेश को भी कोई ना कोई रैंक हासिल हुआ होगा। सो हमें ध्यान रखना है कि इसमें यूपी का जो रैंक है वो क्या रहा है। सो क्वेश्चन इसी पे है कि 17 जो मेजर स्टेट्स हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश का रैंक जो है वो कितना है इन द इंडेक्स। आपके ऑप्शंस है 5th रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक या फिर 2nd रैंक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7th रैंक। इसी में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश ने ये जो रैंक हासिल किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, ये 17 मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में है। जब भी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए होता है, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से होगा, स्मॉल स्टेट या फिर हिली स्टेट्स के लिए अलग से होगा, ऑन द सेम ग्राउंड मेजर स्टेट्स के लिए अलग से होगा। और 17 मेजर स्टेट्स हैं, इसमें जो यूपी का रैंक है मैं बता चुकी हूँ 7th है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को प्रिपेयर किया गया था 36 इंडिकेटर्स के तहत, और इस बार जो बनाया जाएगा उसमें कितने इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि पहले कितने इंडिकेटर्स इसके लिए यूज होते थे, तो वो 36 हुआ करते थे। इस बार में कितने इंडिकेटर्स हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 66 इंडिकेटर्स। इसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप समझ लेंगे। नीति आयोग का ये तीसरे नंबर का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, यानी कि थर्ड टाइम पे ये लॉन्च किया गया है। 17 मेजर स्टेट्स की कैटेगरी के लिए अलग रैंकिंग दी गई है। 10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए अलग रैंकिंग है। 9 यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स के लिए अलग रैंकिंग है। अब इनका परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर किया जाता है कि यहाँ पे इनोवेशन का लेवल क्या है, रिसर्च वगैरह के फील्ड में कैसे ये परफॉर्म कर रही हैं। अकॉर्डिंगली इनको फिर रैंक या मार्क्स मिलते हैं। 17 मेजर स्टेट्स में हमने उत्तर प्रदेश का रैंक तो देखा, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें टॉप किसने किया है। सो 17 मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटका आपका फर्स्ट प्लेस पे है। कर्नाटका का स्कोर है 18.01 पॉइंट्स। फिर यूपी जो है वो 7th पोजीशन पे है, तो यूपी का आपको स्कोर भी ध्यान रख लेना है। 14.22 पॉइंट्स यूपी का स्कोर है। ओडिशा आपका 16th है विद द स्कोर ऑफ 11.42 पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ आपका 17th यानी कि लास्ट है इस इंडेक्स में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। टॉप पे कर्नाटका है, यूपी इज ऑन 7th पोजीशन, छत्तीसगढ़ इसमें 17वें प्लेस पे यानी कि लास्ट प्लेस पे है इन द कैटेगरी ऑफ 17 मेजर स्टेट्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी हेल्प करता है नीति आयोग की, कि कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जाएंगे फॉर द इवेल्युएशन, किस तरीके से कंट्री के इनोवेशन इकोसिस्टम को हम लोग इवेल्युएट करेंगे या जज करेंगे अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स। फिर उसी हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को उनकी इनोवेशन दिखाने के मामले में कुछ स्कोर या मार्क्स दे दिए जाते हैं, ताकि उनमें आपस में कुछ हेल्दी कंपटीशन बिल्ड हो सके। अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली जो स्टेट थोड़ा खराब है वो अच्छी स्टेट्स की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इनकलकेट करने की कोशिश करेगा, अपने इनोवेशन एस्पेक्ट को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। यही इस इंडेक्स का पर्पस है। सो इस पूरे जो क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कौन से नंबर का इनोवेशन इंडेक्स है, थर्ड नंबर का। रिलीज कौन सी बॉडी करती है, नीति आयोग। उत्तर प्रदेश का रैंक है 7th, टॉप किया है कर्नाटका ने, लास्ट है छत्तीसगढ़। 17 मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में यूपी ने ये 7th पोजीशन हासिल की है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इकलौता जूलॉजिकल पार्क जो है पूर्वांचल का, उसको अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था? सो देखिए, इनके द्वारा ये जो इनॉग्रेशन है बहुत टाइम पहले हो गया था अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का, लेकिन फिर से ये जूलॉजिकल पार्क जो है ये आपका न्यूज में था, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। सो आपके ऑप्शंस हैं गोरखपुर, आगरा, लखनऊ या फिर बलिया। इसका करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। अब क्वेश्चन दूसरे दूसरे तरीके से कैसे आएगा, देखिए ये इकलौता जूलॉजिकल पार्क है उत्तर प्रदेश का, राइट? तो आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि जो इकलौता जूलॉजिकल पार्क है यूपी में उसका नाम क्या है? तब आंसर होगा अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क, और ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क में जो इनक्लोजर है वो जल्द ही बिल्ड किया जाएगा, और ये बेसिकली स्टेट बर्ड क्रेन के लिए होगा। इसकी लागत 25 लाख रुपए होगी, इसलिए ये फिर से न्यूज में था। रेस्क्यूड जो क्रेन्स हैं उनको जू में रखा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनक्लोजर जो है ये स्टेट बर्ड क्रेन के लिए डेवलप हो रहा है 25 लाख रुपए में, फिर इनको जू में रखा जाएगा, प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक इंटरवेंशन सेंटर भी बनेगा, ये 25 लाख की कॉस्ट का ही होगा। यहाँ पे स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूजियम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और भी कुछ काम किए जाएंगे। डॉक्टर एच राजा मोहन डायरेक्टर हैं जूलॉजिकल पार्क के, इन्होंने कहा है कि ऑलरेडी सेंट्रल जूलॉजिकल पार्क अथॉरिटी को क्रेन इनक्लोजर के लिए एक लेटर लिख दिया गया है। सो इस पॉइंट से आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपने से जू में अगर कुछ चेंजेस करना चाहती है तो नहीं कर सकती है, आपको सेंट्रल लेवल की जू अथॉरिटी का परमिशन लेना होगा। इसीलिए इन्होंने ये लेटर लिखा ताकि ये जो इनक्लोजर बनाने की डिमांड कर रहे हैं उसकी परमिशन मिले और उसके बाद उसको बनाया जा सके। अब अगर बात करें जूलॉजिकल पार्क की कुछ फीचर्स की, तो 121 एकड़ में ये फैला हुआ है। यहाँ पे 387 वाइल्ड एनिमल्स हैं, लगभग 58 स्पीशीज के ये वाइल्ड एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के लिए इनक्लोजर और केव्स बने हुए हैं, जैसे कि बब्बर शेर हो गए, घड़ियाल हो गए, बियर्स हो गए, फिर वल्चर्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, ये ऑलरेडी इस क्रेन में रहते हैं जो इनका इनक्लोजर है। लेकिन अब क्रेन स्टेट का जो बर्ड है क्रेन, उसके लिए भी ये इनक्लोजर बनाया जाएगा, इसकी डिमांड चल रही है। एक्वेरियम भी फिश के लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं, और जूलॉजिकल पार्क में कलरफुल बटरफ्लाईज मिलती हैं। डिफरेंट कंट्रीज जो हैं एशिया की, वहां से ये बटरफ्लाईज आती हैं, तो ये उनका घर माना जाता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे बटरफ्लाई हाउस भी इन्हीं के लिए बनाया गया है। सो अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला बटरफ्लाई हाउस कौन से जूलॉजिकल पार्क में है, तो आपका आंसर होगा अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपका गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये काफी लंबे अरसे से न्यूज में है और लगातार अभी भी बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली ओरिजिनेट होने वाला था, जिस जगह से इसको इनॉग्रेट किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। सो आपके ऑप्शन है आगरा डिस्ट्रिक्ट, इटावा डिस्ट्रिक्ट, मेरठ या फिर मथुरा। इसका आंसर होगा इटावा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होने वाला आपका एक्सप्रेसवे है, जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। बुंदेलखंड रीजन इसके साथ ही आपका लखनऊ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। यहाँ पे 250 माइनर ब्रिजेस, 15 फ्लाईओवर्स, 6 टोल प्लाजा और 12 मेजर ब्रिजेस जो हैं वो इस एक्सप्रेसवे पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। इसके अलावा 24 आवर पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये चौथे नंबर का एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो कही जा रही थी वो ये है कि इसको 28 मंथ्स के रिकॉर्ड पीरियड में ही कंप्लीट कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो साल 2020 में रखा गया था और 2022 में ये जल्द ही जुलाई में शुरू भी हो गया। अब देखिए 4 लेन एक्सप्रेसवे है, ये प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रखना होगा इसकी। इसके अलावा इसकी लेंथ भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अभी भी न्यूज में ही रहता है। 296 किलोमीटर आपका ये एक्सप्रेसवे है और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज की एजीज के अंडर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसकी जो टोटल लागत आई है वो 14,850 करोड़ आई है। अब देखिए
आप सबको पता है कि जैसे-जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, रोड पे कंजेशन, ट्रैफिक बढ़ता चला जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी इसमें प्लेस किया गया है। अभी तो ये 4 लेन है, लेकिन इसको आप 6 लेन तक एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका अपॉर्च्युनिटी रखा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो ये आपका NH-35 जो कि गोंडा विलेज में है, वहाँ से शुरू होता है और ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली आपका प्लेस करता है। और उसके अलावा ये वहां से कुदरेल विलेज इटावा डिस्ट्रिक्ट तक जाता है, वहां पे जाके ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जाता है। सो स्पेसिफिकली जो आपके गोंडा विलेज के आसपास के लोग हैं, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं विद दिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और ये 7 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जलाओं, औरैया और इटावा। अब रीजन की कनेक्टिविटी तो इम्प्रूव हो ही रही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस जगह पे रोड पहुंचती है वहां पे डेवलपमेंट अपने आप पहुंच जाता है। तो अगर ये कनेक्टिविटी दे रहा है तो डेफिनेटली ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी देगा और इससे बहुत सारे लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सो ये एक्सप्रेसवे एक अच्छा, मतलब आप बोल सकते हैं एक इनिशिएटिव बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट लगातार बैक टू बैक बहुत सारे एक्सप्रेसवे पे फोकस कर रही है। रीजन यही है कि एक्सप्रेसवे एक तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं बैकवर्ड एरियाज में, और दूसरी चीज है कि आपको रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को खोल देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अपैरल पार्क के बारे में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर जो हैं उत्तर प्रदेश के, राकेश सचन, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने ये कहा है कि अपैरल पार्क जो है उसको नोएडा में सेटअप किया जा रहा है। कितने करोड़ की लागत में इसको सेटअप किया जा रहा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अपैरल पार्क कहाँ पे बन रहा है, तो गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, नोएडा में। कितने करोड़ इसकी लागत होगी? आपके ऑप्शंस हैं 2000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ या फिर 3000 करोड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 करोड़। इसमें 115 टेक्सटाइल यूनिट जो है उनको सेटअप किया जाएगा और इससे लगभग 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने को बोला जा रहा है। लोक भवन में एक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे MSME डिपार्टमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया गया। उसी मौके पे राकेश सचन जो हैं, इन्होंने एक नई स्कीम भी लॉन्च करी जिसका नाम है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। अगर क्वेश्चन आए कि ये किसकी स्कीम है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। सो बेसिकली इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो पावर लूम ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जो कपड़ा बुनाई के ऑपरेशंस स्टेट में कंडक्ट किए जाते हैं, उनमें हम लोग सोलर एनर्जी यूज कर सकें। देखिए, आप सबको पता होगा पावर लूम की जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे एनर्जी की खपत ज्यादा होती है, तो ये बुनकर और सौर ऊर्जा को आपस में जोड़ रहे हैं, यानी कि जो भी पावर लूम में आपकी मशीनरी यूज होती है, एनर्जी यूज करती है, अब वो सोलर एनर्जी होनी चाहिए। तो इसलिए ये योजना लॉन्च की गई है। इससे जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर लूम के द्वारा कंज्यूम की जाती है उसका कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। और आप सब जानते होंगे कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूस करते हैं उसमें थर्मल पावर होगी, सबसे ज्यादा है, कोल यूज होता है, उसमें पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है वो। तो अगर हम सोलर एनर्जी पे स्विच कर जाते हैं तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। और टेक्सटाइल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है जिससे हम कपड़ा मतलब निकालते हैं बना के, वो भी रिड्यूस होगा। अब ये कैसे रिड्यूस होगा? सोलर एनर्जी है, जिस जगह पे पावर लूम की फैक्ट्री है उसी की छत पे आपने अगर सोलर एनर्जी का प्लांट लगा दिया या सोलर पैनल लगा दिए तो आपकी एनर्जी की खपत तो घर से ही हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो रिड्यूस हो जाएगा। इससे जो वीवर्स हैं, जो बुनाई करते हैं, उनको इकोनॉमिकली गेन होगा। ड्राफ्ट टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 जो है उसने भी कुछ इनोवेशन लेके आने की कोशिश करी है स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस पॉलिसी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो। प्रीवियस पॉलिसी 2017 की थी, ये थोड़ी उससे डिफरेंट है 2022 वाली, विद अ लॉट ऑफ इनोवेशंस। नई पॉलिसी में टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की बात की गई है और ये भी बोला गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टेक्सटाइल सेक्टर में क्रिएट की जाएंगी वो ऑफिशियल होंगी और कुछ फॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा रिसेंटली ये कहा गया प्रयागराज जो डिवीजन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, वो एक पर्टिकुलर नंबर का डिवीजन कंट्री में उभर के सामने आया है। यहाँ पे मैक्सिमम जो स्पीड है
272 मेल एक्सप्रेस ट्रेन की, वो अभी तक 130 kmph यानी कि किलोमीटर पर आवर पे पहुंच चुकी है। तो आपको ये बताना है कि कौन से नंबर का डिवीजन उभर के सामने आया है इन द कंप्लीट कंट्री। आपके ऑप्शंस है चौथे नंबर का, तीसरे नंबर का, पहले नंबर का या पांचवें नंबर का। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि रेलवे ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि प्रयागराज डिवीजन पूरे कंट्री में एक पर्टिकुलर प्लेस पे आया है जिसने की मैक्सिमम जो स्पीड है 272 मेल एक्सप्रेस ट्रेन की, उनको 130 kmph तक छुआया है या फिर आप कह सकते हैं ऑपरेट किया है। ये आपका पूरे इंडिया में पहले नंबर का ऐसा रेलवे डिवीजन है, प्रयागराज डिवीजन, जहां पे 338 में से जो 272 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं वो अभी तक 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल चुकी हैं। क्वेश्चन आपका थोड़ा रिवर्स मोड में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा डिवीजन है उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट आया है पूरे कंट्री में जहां पे मेल एक्सप्रेस ट्रेन आपकी 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट हो चुकी हैं। तो तब आपका आंसर होगा प्रयागराज डिवीजन। ये पूरे इंडियन रेलवेज की अगर हम 68 रेलवे डिवीजन्स को कंपेयर करते हैं उसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट फिगर है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड पे यहीं पे मेल एक्सप्रेस चली हैं। रेलवे ऑफिशियल्स ये बोल रहे हैं कि कुंभ मेला 2025 में हेल्ड होने वाला है। तब तक प्रयागराज डिवीजन एक टारगेट सेट किया है कि यहाँ पे जितनी भी ट्रेन चलेंगी उनकी जो स्पीड होगी वो 160 किलोमीटर पर आवर होगी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फ्यूचर का प्रोजेक्शन इन्होंने अपना बताया है। कुछ साल पहले प्रयागराज डिवीजन काफी ज्यादा इनफेमस हुआ करता था। अब हम स्पीड की क्यों बात कर रहे हैं, ये ट्रेन की स्पीड का क्वेश्चन तो कोई इतना बड़ा फेमस क्वेश्चन है नहीं। पर देखिए अगर ट्रेन डिले होती है या फिर एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आपकी टाइम से पहुंचती नहीं है या फिर बहुत धीरे चलती है तो एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी लोगों की कम हो जाती है। बहुत बार आप ये देखते होंगे, जापान देख लीजिए, दूसरे कंट्रीज देख लीजिए, दे आर वर्किंग ऑन हाइपर लूप टेक्नोलॉजी या बड़ी बड़ी वैसी टेक्नोलॉजी जो कि आपकी स्पीड जो है मतलब ट्रेवल की उसको इंक्रीज कर देंगी। जितना आप अपना समय ट्रैवल में बचा लेते हैं उतना इकोनॉमिक गेन कंट्री को होता है। इसीलिए ये कंपैरिजन किया जाता है डिफरेंट डिवीजन्स का कि वहां पे ट्रेन्स कितनी स्पीड से चल रही हैं। टारगेट ये होता है कि जो भी यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनका समय बचना चाहिए। जितना समय एक यात्री का बचेगा उतना समय वो यूज कर सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और उतना हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो जाएगा। इसीलिए प्रयागराज डिवीजन में पहले पाया जाता था कि यहाँ पे बहुत धीरे धीरे ट्रेन चलती थी तो उनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं हुआ करती थी, वो डिले हो जाती थी। तो इसी को देखते हुए इन्होंने अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करी और इम्प्रूवमेंट में अब इन्होंने इतना इम्प्रूव किया कि ये फर्स्ट प्लेस पे पहुंच चुके हैं जहां पे सबसे हाईएस्ट स्पीड में आपकी ट्रेन चलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन जो हैं उनका क्लोजर हो चुका था जब कोविड चल रहा था। इस वजह से प्रयागराज डिवीजन का जो फंक्शन था या फिर जो डिले हो रहा था ट्रेन वहां पे वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब इन्होंने कोविड के बाद से सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मलाइज किया और दोबारा से ये ट्रैक पे आए और यहाँ पे अब डिले नहीं होती ट्रेन और इवन पूरे कंट्री में सबसे फास्ट अगर आपको पहुंचना है या ट्रेन जो चलती हैं वो इसी जोन में चलती हैं, इसी डिवीजन में। और जो ओल्ड रेलवे ट्रैक थे उनको भी रिप्लेस किया गया, नए ट्रैक्स लगाए गए ताकि ट्रेन की जो स्पीड है वो नए रेलवे ट्रैक पे अच्छे तरीके से आ सके। बहुत सारी यहाँ पे जो ट्रेन हैं उनको लिंक हॉफमैन बुश कोचेस के साथ फिट किया गया है। अब LHB कोचेस एक्चुअल में क्या होते हैं, ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करते हैं। जब ट्रेन आपस में अगर टकराती भी हैं तो LHB कोचेस जो हैं वो यात्रियों को इतना नुकसान नहीं होने देते। तो ये जो कोचेस हैं नई ट्रेन में इसको भी फिट किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एफर्ट्स दिख रहे हैं प्रयागराज रेलवे डिवीजन के, जिस वजह से इनको पूरे कंट्री में पहला दर्जा हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट मॉल के बारे में। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट लुलु मॉल लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया। इसकी लागत कितने करोड़ रुपए है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 4000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए या फिर 2000 करोड़ रुपए। इसका आंसर होगा 2000 करोड़ रुपए। ये इंडिया का सबसे बड़ा, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है। क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉल कौन से स्टेट में है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी में ये पर्टिकुलरली आपका लखनऊ में इनॉग्रेट हुआ है। मॉल बेसिकली आपका 22 लाख स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये सुशांत गोल्फ सिटी के पास के एरिया में है।
ये बेसिकली ध्यान रखना है कि एक लार्जेस्ट हाइपर मार्केट का मेन अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे गेमिंग जोन इसीलिए डेवलप भी किया जा रहा है। यहाँ पे वेडिंग एरिया भी बनाया गया है। 11 स्क्रीन के सुपरप्लेक्स हैं एंटरटेनमेंट के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और जो फैसिलिटीज होती हैं उनका ध्यान रखा गया है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स की यहाँ पे शॉप हैं, शॉप्स बनी हुई हैं कि अगर कोई फॉरेनर्स आते हैं तो उनको यहाँ पे शॉपिंग में कोई दिक्कत ना आए। मॉल के अंदर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे, बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे कैपेसिटी जो है, सिटिंग कैपेसिटी फूड कोर्ट में वो 1600 लोगों की है। यानी कि एक साथ फूड कोर्ट में 1600 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और 3000 व्हीकल यहाँ पे पार्क किए जा सकते हैं। एक साथ इस मॉल में 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं। कंपनी जो है वो शटल सर्विस भी प्रोवाइड करती है टूरिस्ट को। ग्रोसरीज का सामान, फैशन रिलेटेड आपके जो टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, होम डेकोरेशन का आइटम्स, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये लुलु ग्रुप का 5th शॉपिंग मॉल है। ये कंपनी बेसिकली प्रयागराज और वाराणसी में ऑलरेडी मॉल्स बनाने के लिए काम कर रही है। रिटेल प्रोजेक्ट में तो ये काम करते ही हैं। इन्होंने अब फूड प्रोसेसिंग हब में भी अपना हाथ आजमाना शुरू किया है। इन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर नोएडा में ये फूड प्रोसेसिंग हब को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहां पे इनका इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ रुपए है। और आपको ये ध्यान रखना है, लास्ट जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि फूड प्रोसेसिंग हब जो है लुलु ग्रुप के द्वारा कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है विद द कॉस्ट ऑफ 500 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं नुसरतुल्ला, इनके द्वारा ये बोला गया कि रिवर आर्ट गैलरी को जल्द ही बनाया जाएगा ऑन अ ब्रिज टावर। और ये कितने लेन का ब्रिज टावर होगा और ये कहाँ बन रही है आपकी रिवर आर्ट गैलरी? ये गंगा के किनारे पे प्रयागराज में बन रही है। ये उसी तरीके से बनाई जा रही है जैसा आपका एफिल टावर है। तो बस आपको बताना है कि कितने लेन का ब्रिज टावर होगा। आपके ऑप्शंस है 4 लेन, 3 लेन, 6 लेन या फिर 8 लेन। रिवर आर्ट गैलरी अगर पूछी जाए कि किस रिवर के किनारे बनाई जा रही है तो ये गंगा के किनारे बन रही है और ये एक पर्टिकुलर लेन का ब्रिज टावर है, वहां पे बनाई जा रही है। और ये किसको फॉलो कर रहे हैं? एफिल टावर को। और ये आपकी होगी 6 लेन। 6 लेन ब्रिज टावर पे ये आपकी रिवर आर्ट गैलरी जल्द ही खुलेगी, जैसे एफिल टावर पे बनी हुई है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ वाला कि अभी तक के लिए केवल एक यही रिवर गैलरी होगी पूरे कंट्री में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पूरे कंट्री की सबसे पहली आर्ट रिवर गैलरी किस जगह पे खोली जा रही है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इकलौती रिवर गैलरी बनेगी यहाँ पे ऑल अक्रॉस द कंट्री या फिर वर्ल्ड से कह लीजिए। लोग यहाँ पे आएंगे टूरिस्ट, और कल्चर जो है कुंभ का और प्रयागराज का वो यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा नासिक, उज्जैन, हरिद्वार जो है उनको भी इस गैलरी में शोकेस किया जाएगा। प्रयागराज में एंटर करने से पहले जो टूरिस्ट हैं वो इस गैलरी में आ सकते हैं और जो भी कल्चर और हेरिटेज है प्रयागराज की सिटी का उसका लुत्फ उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। टूरिस्ट जो हैं उनको यहाँ पे शंकराचार्य की पेंटिंग्स, नागा सन्यासी जो हैं अखाड़ास के, उनकी पेंटिंग्स मिलेंगी। उनके डिवोशन, उनके मेडिटेशन के जो किस्से हैं उनके बारे में भी एक झलक देखने को मिलेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2000 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। 6 लेन जो ब्रिज है आपका महाकुंभ से पहले साल 2025 में कंप्लीट हो जाएगा और यहीं पे ही आपकी जो गैलरी है वो बनाई जाएगी। कैप्सूल लिफ्ट जो है उनको इंस्टॉल किया जाएगा ताकि दोनों साइड से लोग रिवर आर्ट गैलरी तक पहुंच सकें। इसके अलावा दोनों साइड जो होंगी गैलरी की वहां पे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी बनाया जाएगा, यानी कि खाने पीने की भी सुविधा दी जाएगी। तो ये आपका 6 लेन ब्रिज टावर होगा जिसके ऊपर ये रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी, जिस तरीके से एफिल टावर पे बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितने करोड़ रुपए तक की लागत के प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में रिसेंटली रखे गए थे। आपके ऑप्शंस हैं 12,000 करोड़, 1200 करोड़, 1700 करोड़, 1800 करोड़ या फिर 1500 करोड़। और ये प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइज किया गया था डॉक्टर संपूर्ण नंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, सिगरा में, वाराणसी में, जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे गए। इनकी जो टोटल लागत थी वो 1800 करोड़ थी। अब यहाँ क्वेश्चन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए मैच द कॉलम में कि डॉक्टर संपूर्ण नंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है, तो ये आपका वाराणसी में लोकेटेड है।
आपको ये ध्यान देना है कि 590 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं इनका इनॉग्रेशन अलग से किया गया वाराणसी स्पेसिफिक स्मार्ट सिटी के लिए, जहां पे अर्बन प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। इसमें मेन टारगेट जो 590 करोड़ में किया जाएगा वो होगा वाराणसी की सिटी के ट्रैफिक को रिड्यूस करना, वहां के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें सड़कें डेवलप करना। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसका जिक्र किया गया। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रही है, तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और इसी हेल्प के अंतर्गत सारनाथ बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा विंड पाथ भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसमें आपका टूरिज्म डेवलपमेंट वर्क है 5 दुकानों का, जिसमें आपकी यात्रा है, फिर आपकी पंचकोसी परिक्रम यात्रा रूट है, टूरिज्म डेवलपमेंट वर्क आपका जो ओल्ड काशी में है उसका भी फाउंडेशन स्टोन यहीं पे रखा गया। आपको ये भी ध्यान देना है कि एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है सिगरा में, उसको रीडेवलप करने का फाउंडेशन स्टोन भी इसी मौके पे रखा गया था। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फिर से रैंकिंग के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एक पहला एडिशन स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, उसका पहला एडिशन लॉन्च किया गया। ये जो फर्स्ट एडिशन है ऑफ दिस रैंकिंग ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें उत्तर प्रदेश का पूरे कंट्री में क्या रैंक रहा है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 4th रैंक, 3rd रैंक, 2nd रैंक या फिर 6th रैंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2nd रैंक। देखिए अब आपको नाम से ही क्लियर होगा, क्योंकि ये रैंकिंग जो है ये स्टेट्स को दी जाती है फॉर द NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इस एक्ट का, उनका हाईएस्ट रैंक होगा। तो यूपी अच्छा ही एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए यूपी को 2nd रैंक मिला है, और ये फर्स्ट टाइम पे आपका इंडेक्स लॉन्च किया गया है। फर्स्ट पोजीशन पे आपका ओडिशा है, 2nd उत्तर प्रदेश है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल एंड कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। जनरल कैटेगरी की स्टेट्स में ओडिशा इज एट द टॉप, स्कोर है ओडिशा का 0.836। उत्तर प्रदेश 2nd है, उत्तर प्रदेश का स्कोर है 0.797। आंध्र प्रदेश 3rd है, स्कोर है 0.794। इंडेक्स का मेन पर्पस यही होता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसका प्रोग्रेस क्या है, स्टेटस क्या है, वो डिसाइड करना कि पूरे कंट्री में कौन सा स्टेट जो है वो उसको बेहतरीन तरीके से इसके रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर रहा है। बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपने लेवल पे कुछ एफर्ट्स पुट करते हैं ताकि इस एक्ट का जो रियल इसेंस है उसको पब्लिक में डिलीवर किया जा सके। सो इसीलिए यूपी ने इसमें 2nd रैंक हासिल किया। करंट इंडेक्स का मेन टारगेट क्या है कि हम ये देखेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत फूड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी क्या क्या डिमांड रखी जाती है। फिर आपका जो इंडेक्स है वो 3 की पिलर्स को ध्यान में रखता है। अब ये 3 पिलर्स क्या क्या हैं कि एक्ट का कवरेज कितना है, कितने लोगों को एक्ट टारगेट कर रहा है, प्रोविजंस क्या है एक्ट के। दूसरा पिलर है कि डिलीवरी कैसी है फूड की या फिर एक्ट रिलेटेड प्रोविजंस को कैसे डिलीवर किया जाता है लोगों को। 3rd है कि न्यूट्रिशन के डिफरेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, कि हम लोग कितना उनके न्यूट्रिशन का डाइट का ध्यान रख रहे हैं, यानी कि जो भी उनको पीडीएस शॉप पे मिलता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन का ख्याल ना हो, केवल दाल ही दाल दी जा रही है, चावल ही दिया जा रहा है। तो न्यूट्रिशन के इनिशिएटिव के लिए सरकार अपने से अलग क्या कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा दे रही है उनको, क्या पता न्यूट्री वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कुछ पीडीएस में। तो ये 3 पैरामीटर्स या पिलर्स हैं जिनको अभी ध्यान में रखते हुए इस फर्स्ट टाइम एडिशन को लॉन्च किया गया। तो अगर आपसे पिलर्स पूछे जाएंगे तो ये 3 पिलर्स थे, और अगर पूछा जाए कौन सा एडिशन है इस इंडेक्स का, तो ये फर्स्ट एडिशन है, और लॉन्च इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने। ठीक है, इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।